हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। और हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ में आज है 8 मई की करंट अफेयर की सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे 4 पॉइंट्स देखेंगे जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं आपके यूपीएससी में या फिर आपके वनडे एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से हम इसमें आपको देखने वाले हैं। इस वीडियो के जो पीडीएफ होगी आप डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का और एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप लिंक को, और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारा तरीका रहेगा, पहले कुछ क्वेश्चंस और उसके पूरा टॉपिक्स। ठीक है, जैसे हम पढ़ने वाले हैं नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया में शामिल, तो पहले यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद हमारे टॉपिक्स रहेंगे जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है, पिच ब्लैक या ऑस्टिन, यह होता है ऑस्टिन इंडेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? अमेरिका भारत के बीच, भूटान भारत के बीच, श्रीलंका भारत के बीच, ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच। ये आपको आंसर अपना कमेंट में देना है। भारत सरकार द्वारा किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका को, भूटान को, अमेरिका को। आपको आपके ऑप्शंस यहाँ पे रहे और आपका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए देख लेते हैं इसके पॉइंट्स, तभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को किस देश को ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही एक देश, एक मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक रहे हैं। ये आपको ये भी बात याद रखनी है, 2016 से ही ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने की इच्छा जताई थी, परंतु अभी तक ऑस्ट्रेलिया इस नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से बचता रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ कारण थे ऑस्ट्रेलिया से, वो ये नौसैनिक अभ्यास नहीं करना चाहता था। लेकिन इस नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से चीन के खिलाफ ये चतुष्पक्षीय एक रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें चाहता है भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो जाए। ये मेन पॉइंट है। उसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो नौसैनिक अभ्यास क्या है ये मालाबार? तो मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है, इस अभ्यास में 3 देश आते हैं। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास में 3 वो कौन कौन से देश हैं? पहला है भारत, अमेरिका, जापान। और अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड जाता है तो ये 4 देशों का समूह हो जाएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आपको ये तीनों देशों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो 3 देश भारत, अमेरिका, जापान की नौसेना के बीच, किस सेना के बीच होता है? ये नौसेना के बीच होता है। ठीक है, वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी। याद रखना, अमेरिका में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 1992 में पहले शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपके निकल के आते हैं कि मालाबार में कितने देश हैं अभी? तो 3 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान। और कब इसकी शुरुआत हुई? 1992 में। और 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद, अगर पूछा जाए जापान इसमें कब शामिल हुआ था? 2015 में शामिल हुआ था। ठीक है। तो देखिए हमारे पास शुरू हो गया। चलिए देखिए, रूस तेल रिसाव क्या है? तो अभी रूस के आर्कटिक क्षेत्र में, याद रखना है आपको कौन सा क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित अंबरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना के बाद रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो आपके वहाँ के राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे मानिए कि रूस ही पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जितनी भी करंट में चीज़ें चल रही हैं, जो भी न्यूज़ में आ रही हैं, वो सारी आपके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे जो वहाँ की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
तो रूस तेल रिसाव, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अभी पता है तेल रिसाव होने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पे जो अंबर नाया नदी है, कौन सी नदी है? अंबर नाया नदी, जिसमें तेल रिसाव हुआ है। ठीक है, तो आपको नाम पता चल गया है कि कौन सी नदी है जिसमें तेल रिसाव हुआ है। अंबर नाया नदी जिसमें तेल रिसाव हुआ है। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में बहने वाली एक नदी है जिसमें 20,000 टन डीजल फैलने के बाद नदी की सतह गहरी लाल हो गई है। अब अगर उसको सैटेलाइट से या ऊपर से देखा जा रहा है तो उसका कलर बिल्कुल लाल हो गया है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए जो नोरिल्क्स है, नोरिल्क्स नगर, कौन, ये जो नदी बहती है वो किस एरिया में बहती है? नोरिल्क्स नगर। ठीक है, जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है के पास एक स्थित बिजली संयंत्र ईंधन टैंक में गिर जाने के कारण यह दुर्घटना हुई है। देखिए पास में ही एक ईंधन का जो बिजली संयंत्र होता है वहीं पे पास में ही है, जिसके कारण ये जो टैंकर जा रहे थे ये उसी टैंकर में आपस में गिर गए हैं। ठीक है, और यह दुर्घटना आधुनिक रूसी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी तेल घटना है, तेल रिसाव घटना, याद रखना। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी 1994 में, और इसमें भी कच्चे तेल का जो रिसाव हुआ था कई महीनों तक चला था। ऐसा रूस में पहली बार नहीं हुआ, तो 2 बार हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार रूस में तेल का रिसाव कब हुआ था, तो याद रखना है आपका 1994 में। 1994 में हुआ था कच्चे तेल का रिसाव, जो कई महीने तक चला था। अब देखिए तेल का रिसाव के कारण क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके कारण, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो नारिल्क्स है में स्थित एक ताप विद्युत ग्रह जिसका नाम है परमाफ्रॉस्ट, याद रखना है आपको, परमाफ्रॉस्ट। इस ये बनाया गया और परमाफ्रॉस्ट सतह पर जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार कमजोरी आ रही है। अब आप जानते हैं जब कोई ताप विद्युत बनता है, संयंत्र बनता है, तो वहाँ की जो जलवायु पर होती है बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पहले तो रूस का वो एरिया बिल्कुल ही पर्यावरण के हिसाब से बहुत स्वच्छ माना जाता था, लेकिन अब ये एरिया है टॉप 10 कंट्रीज में नंबर 1 की पॉल्यूटेड कंट्रीज और पॉल्यूटेड सिटीज में आती है। आपको ये अब याद रखना है। ठीक है, और इसी के लिए जो परमाफ्रॉस्ट हुआ ये धीरे धीरे क्या हो गया, इसकी सतह कमजोर हो गई और ये पिघल गया। पिघलने की आधार जो इसका बेस होता है, आधार होता है जिस पे टिका होता है, वो धीरे धीरे कम हो गया, गल गया, जिस पर संयंत्र का जो ईंधन था वो रुका हुआ था और ये कमजोर हो गया और तेल रिसाव हो गया, मतलब तेल जो है पलट गया। तो अब ये ईंधन टैंक जो होते हैं वो लगभग इस पे लगभग 30 इयर्स तक इसमें टिके हुए थे। अब 30 इयर्स तक उसकी ना कोई मेंटेनेंस भी नहीं थी, मेंटेनिंग भी नहीं की गई थी, तो इसीलिए वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और जल्दी से लुढ़क गया, यानी टूट गया। अब दुर्घटना का प्रभाव क्या होगा वो तो सिंपल सा आप नज़र आ रहा है। पहले तो ग्रीन हाउस गैसों में जो तीव्र वृद्धि होगी वो तो आप पहले देख सकते हैं। दूसरा है कि नदी का पानी डिस्ट्रॉय हो गया है, जहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पानी मिलना था वो भी बंद हो गया है, और साथ ही साथ जो जल के जीव थे जैसे मछलियाँ थी वो भी मर गई हैं। तो उनके मरने से जो उनके इंडस्ट्रियल होती हैं जैसे फिशिंग इंडस्ट्रियल, वो भी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ गई हैं, क्योंकि अब माना जा रहा है कम से कम इसको साफ़ करने के लिए 2 साल लगेंगे। ठीक है, इस तेल को साफ करने में अभी 2 साल लगेंगे, तो 2 साल के लिए तो पूरी फिशिंग इंडस्ट्रियल वहाँ पे ख़त्म हो गई है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और अब यदि के जो परमाफ्रॉस्ट में मृदा चट्टान और हिम एक साथ पाए जाते हैं, चलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब इससे पहले कुछ देख लेते हैं रूस के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, वो कदम क्या है। देखिए इन्होंने तुरंत पहले आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है, और इन्होंने तुरंत ही कहा है कि रूस जो नदी है आपकी कौन सी अंबर नाया नदी, इसको तुरंत साफ करने के लिए कदम उठाए जाएं। फिर उसके बाद उस विद्युत संयंत्र के प्रमुख को, यानी कि उसके जो ऑनर है, उसको तुरंत ही अपनी कार्रवाई में लिया जाए और आपराधिक मामलों के तहत उसकी कार्रवाई भी शुरू की जाए। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पॉइंट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1 लाइनर क्वेश्चन का। पहला है महाराष्ट्र शिक्षा भाषा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य ने मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन रहेंगे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। ठीक है, आपके जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट करें। किस कक्षा तक इस भाषा को पढ़ाया जाएगा, आपको याद रखना है। आप आंसर करें कक्षा 10, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 12।
मतलब 12 तक। तो आपके आंसर्स हमें कमेंट करें, नहीं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो हुआ क्या है, हाल ही में महाराष्ट्र के जो स्कूल शिक्षा विभाग है, कौन सा, महाराष्ट्र का स्कूल शिक्षा विभाग ने सीबीएसई, आईसीएसई, आईवी और आईजीसीएसई बोर्ड से जुड़े हुए सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक, याद रखना है कौन सी कक्षा तक है, 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य भाषा के रूप में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। और महाराष्ट्र के उन स्कूलों में जिनमें शिक्षण का माध्यम मराठी नहीं है, वहां केंद्र सरकार का त्रिभाषा फार्मूला लागू किया होगा। अब ये त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है, ये बहुत बड़ा फार्मूला है, जिसमें एक कस्तूरी रंगन समिति बैठाई गई थी, उसी के अकॉर्डिंग त्रिभाषा फार्मूला बनाया गया था। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे बात कीजिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी छात्रों को मराठी पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, लिखने में उन पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि कक्षा 6 से 10 तक होंगे उनको आत्म व्यक्ति, अभिव्यक्ति और समझ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, 2 तरह से पढ़ाया जाएगा। 1 से 5 तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सुनना, बोलना, लिखना, और 6 से 10 तक आपको केवल पढ़ाया जाएगा मतलब पढ़ना और लिखना। ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बोल भी सकते हैं आप। फिर यहाँ पे एक अधिसूचना ये भी जारी की गई है कि विदेशी छात्र जो होते हैं भाषा संबंधित कुछ छूटों का लाभ भी उठा सकते हैं, किंतु अन्य राज्यों के छात्रों के लिए भाषा से संबंधित कोई राज्य नहीं दी जाएगी। मतलब अपने इंडिया में कोई दूसरा राज्य जाता है वहाँ पढ़ने तो वहाँ छूट नहीं मिलेगी, विदेश से कोई आता है तो उसको छूट मिलेगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और बाकी आप ये जितना भी लिखा हुआ है उसको आप अपने PDF में पढ़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप लिंक पे आपको मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो वहाँ से क्लिक करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, किस राज्य ने मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नहीं है हमारा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वी, महाराष्ट्र। ठीक है, और किस कक्षा तक इस भाषा को पढ़ाया जाएगा, आपको याद रखना है। तो किस कक्षा तक हो जाएगा, कक्षा 10 तक, यानी कि क्लास 10 तक इस भाषा को पढ़ाया जाएगा। 2 चरणों में पढ़ाया जाएगा, हमने देख लिया है, क्लास 1 to 5 और 6 to 10, आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तीसरा है हमारा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन के अकॉर्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, WEF की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सी मेजबानी होगी। ठीक है, इसमें नंबर पूछा जा रहा है आपसे, 51, 59, 50, 52 आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हमें कमेंट करने हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा जा सकता है, जेनेवा, रूस, अमेरिका, भारत। ठीक है, आप अपने कमेंट करें। चलिए देखते हैं इसके आंसर में क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये घोषणा की है कि वह द ग्रेट रीसेट थीम, याद रखना है, इसकी थीम भी इन्होंने पहले ही बता दी है, और उस थीम को याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दावोस कहाँ पे होगी, दावोस में, याद रखना है। 2 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, उनसे पूछा जा सकता है 51 नंबर की जो शिखर सम्मेलन होने वाली वो कहाँ होगी, तो आपको याद रखना है दावोस में होगी, और इसकी थीम क्या होगी, द ग्रेट रीसेट होगी। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी। और ये कौन से नंबर की होने वाली है, 51वें वार्षिक शिखर सम्मेलन, कौन सा, 51 नंबर का, आपको याद रखना है। तो अब देख लेते हैं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 में हुई थी। यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपके स्टैटिक में और चाहे आपके करंट में हो। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए, आप देख लीजिए ध्यान से, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर की समिट कहाँ होगी, दावोस में, उसकी थीम रहेगी द ग्रेट रीसेट, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। WEF कौन से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, आपके ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस मैंने बताई दी, हम आंसर कर लेते हैं। पहले का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 51। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर होगा। PDF में आप इसको देख सकते हैं, PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक पे आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूसी भाषा दिवस। तो रूसी भाषा दिवस देखते हैं, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले क्या है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शंस हैं, आप हमें कमेंट करें।
संयुक्त राष्ट्र में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, ये भी आप हमें कनेक्ट, मतलब यूनाइटेड नेशन में कितनी आधिकारिक भाषाएं दी हैं वो भी आप हमें कमेंट करें। चलिए देखते हैं। तो 6 जून को राष्ट्रीय राष्ट्र द्वारा या संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही किसी देश की भाषा को दिवस मनाया जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रतिवर्ष 6 जून को, याद रखना 6 जून को राष्ट्र द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और रूसी भाषा को अलेक्सा पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। पहला तो कब मनाया जाता है, 6 जून को, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं 6 जून। और अलेक्सांद्रन पुश्किन, फिर उसके बाद अब याद रखने जो आपकी यूनाइटेड नेशन है इसमें कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कौन कौन सी वो आधिकारिक भाषाएं वो देख लीजिए, यहाँ पे है अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच, इन्हीं भाषाओं का यूज़ जो है उपयोग किया जाता है यूनाइटेड नेशन में। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, पर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शंस में पहला ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 जून को, ये सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में कितनी आधिकारिक भाषा हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए 6 ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम। यहाँ पे है टुलिप इंटर्नशिप। तो टुलिप इंटर्नशिप में क्या है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। टुलिप नामक एक जो इंटर्नशिप है इसका कार्यक्रम का किस मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आपके आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय या गृह मंत्रालय। ठीक है, देखते हैं। तो टुलिप जो इंटर्नशिप है 4 जून 2020 को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टुलिप नामक एवं एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस मंत्रालय ने, आप समझ लीजिए विकास, आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर, ठीक है, टुलिप नामक इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियर स्नातकों ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके करंट अफेयर में आने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने आंसर्स है हमारा शहरी एवं जो आपके ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपके दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है जिसमें आपका व्हाट्सएप लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और हाँ प्लीज़ सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने पर ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम अच्छे से अच्छे आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।